साथ आपने काम किया। डॉक्टर यशोधन मठवाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर उनके सुपुत्र डॉक्टर सुरेश मठवाल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। सचिव पर्यटन इलयराजा जी, मैडम उर्मिला, आयुक्त पुरातत्व, इस अवसर पर आप सबको नमस्कार। आज का ये समारोह, वैसे तो हर कार्यक्रम का अपना एक मजा होता है, उसका आनंद है, लेकिन आज के इस आयोजन के लिए भी हमारे बीच सारे विद्वान दूर दूर से आए और आर्कियोलॉजी की दृष्टि से राग साहब का भी बहुत आत्मीयता है। आप भी विशेष रूप से दिल्ली से आए, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय नारायण जी और सभी स्वनाम धन्य सभी इस क्षेत्र की सिद्धहस्त हस्तियां यहाँ मौजूद है। वैसे विद्वानों के बीच में बोलना भी बड़े कठिनाई जाती है, लेकिन आज का कार्यक्रम ऐसा है कि वाकणकर जी से मेरा भी संबंध आया है और वाकणकर जी का कितने प्रकार से स्मरण करो, क्या एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा हो सकती है। और वाकणकर जी के उस सुदीर्घ अपने स्वर्णिम जीवन काल के अलग अलग मुकाम, अलग अलग पड़ाव, वो जो जुगलबंदी के माध्यम से उज्जैन की गाथा गाते गाते जो कल्पना की गई है, सितार वादन संगीत का उनका अपना बहुत अच्छा अनुभव, संगीत के जानकार और कितने अलग अलग प्रकार के लोगों को उनके साथ जोड़कर उनके जीवन की दिशा बदल दी वाकणकर जी ने। मूर्ति कला, चित्रकला, पुरातत्व और संस्कृत, डोंगला, मूलतः वो उज्जैन के जंतर मंतर में पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के साथ जाकर के उनके संस्कृत सीखने का उनने अपना एक क्रम चालू किया। और पुरुषोत्तम जोशी जी ने एक काम बताया कि ये जो जंतर मंतर है अभी यहाँ बना है भविष्य में, लेकिन अतीत के काल में ये अब यहाँ हो सकता है, पर वर्तमान के काल में अब ये पॉइंट यहाँ उज्जैन से खसक गया, आगे चला गया। और वाकणकर जी तो वो बात पुरुषोत्तम जी ने बताई, लेकिन इस बात को पकड़ करके फिर सालों तक, 10-12 साल तक हजारों गांव वालों को निकाल करके वाकणकर जी ने वो स्थान के लिए जैसे आज जीपीएस बना है ताकि ये पॉइंट मालूम पड़ जाए। अब ये कल्पना ऐसी थी कि पृथ्वी मान लो एक बाल है, उस पर 2 धागे लगाओ, एक ऐसे और एक ऐसे, ये यामोत्तर रेखा हो गई और ये मध्यव्रत रेखा हो गई, दोनों का क्रॉस बिंदु जो है ये सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, और ये सेंटर पॉइंट आगे पीछे खसकता है। तो ये खसकते हुए उज्जैन से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर चला गया है उत्तर की दिशा में। अब ये बोलना और बताना सरल है, लेकिन इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। और 21 जून 22 दिसंबर को सबको गांव के अंदाज से काम करा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं, कम से कम 2500 गांव में लोगों को, हजारों लोगों को दिन में 12 बजे सब अपनी अपनी कागज पे लेकर के सूर्य कब अपनी कक्षा एक तरह से मध्य में ला रहा है, वो निशान बना बना करके लोग कागज पे, हजारों कागज इकट्ठे हो जाते थे और वो हजारों कागज लेकर के फिर अपने पास आते, फिर महीनों उसमें ढूंढते कि वो शुद्ध कहाँ है, शुद्ध कहाँ है। और ये एक दिन नहीं, साल में 2 बार में हजारों कागज निकालते निकालते अंततः वाकणकर जी ने इस बात को निकाला कि ये डोंगला नामक स्थान है जहां वर्तमान का ये शुद्ध समय का पॉइंट जो उज्जैन में था वो खसक के वहां पहुंचा है। अब ये अपने आप में ऐसी बात है। अब जनार्दन नेगी आज के समय में पुरातत्व के और खास करके इस पूरी चीजों के जानकार भी है, और इसे वो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट बगैर साइंस के कैसे खोज सकता कोई आदमी। तो ये उसी प्रकार से जैसे पुरातत्व की दृष्टि से हमारा भीमबेटका का असामान्य टीला देख करके वाकणकर जी जा तो रहे थे सर होशंगाबाद नर्मदापुरम तरफ, और रास्ते में रेल से उतर गए कि नहीं मेरे को तो यहीं जाना है। और उस भीषण जंगल में, जब आज भी वो थोड़ा चुनौती का है, लेकिन उस दौर में
आपने तो समय निकाला ही है कि इतने समय तक अपने जंगल के कठिनाइयों के बावजूद भी, लेकिन ये वाकणकर जी ही कर सकते। सच में उनके नाम पर आपको मडवाल जी ने बताया कि डॉक्टर साकल्य जी ने बताया कि ये वाकणकर जी ने पीएचडी करी है इस पे, वो चित्र के ऊपर है और चित्रों के आधार पर आपको पीएचडी करने के लिए टॉपिक दे करके भेजा। तो ये और इतने लंबे समय तक मैं वाकणकर जी का राजनीतिक दृष्टि से भी एक उनका विशेषता बताता हूँ। ये अलग अटपटी बात है, लेकिन ये बात भी सही है। वाकणकर जी का उज्जैन का अनुभव मेरा उनसे बहुत अलग अलग प्रकार का, विद्यार्थी परिषद में भी उनने काम किया, संस्कृति खासकर वो कला संस्कृति को लेकर के तो पूरा जीवन है ही है। लेकिन नगर निगम में वार्ड उनका 44 जहां पार्षद लड़ाए थे प्रकाश चित्तौड़ा जी, और चित्तौड़ा जी को चुनाव लड़ाया तो वाकणकर जी ने एक एक घर की गिनती की, एक एक घर में कितने वोट हैं और उसकी लिस्ट बनाओ और उसमें अपनी पार्टी को कौन देगा और अपने खिलाफ कौन है, इसका हिसाब भी चुनाव के पहले बारीकी से लगा कर। और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव, जो मैंने बाद में मुझे साइंस कॉलेज में काम आया, तो बारीकी से रखते रखते जितने चुनाव में वोट जिस दिन डलेंगे उसके 2 दिन पहले हिसाब लगाया कि अपन इतने वोट से यहाँ जीतेंगे, जो यहाँ कोई हरा नहीं सकता अपना। तो ये वाकणकर जी का ये जो अपना आकलन है, पूर्वानुमान है कि अब मशीन में वोट डल जाए तो समझ में आए, गिनती हो जाए, लेकिन वोट डले ही नहीं, और एक वार्ड के अंदर का भी हिसाब कितना बारीकी से रख ले। और ये कला को कैसे समर्पित है कि सच में जो जुगलबंदी के माध्यम से बता रहा है कि आज पूरे मालवा के कई कई गांवों में, मैं अगर कहीं से भी शुरू करता हूँ, हमारे यहाँ बोरेश्वर महादेव है दंगवाड़ा का, वहाँ गांव गांव में लोग वाकणकर जी आए थे, वैसा लगा सबको पुरातत्व के प्रति उनने एक तरह से आंदोलन जागृत कर दिया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे जहाँ मिल जाए और कितने बड़ा पत्थर हो उठा के लाने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अपने कंधे पे रख के चले आ रहा है। और घर तो ऐसा कर लिया था जगह जगह, वास्तव में वो हीरे मोती से बढ़कर समझते थे वो सारी चीजों को अपने पास के संकलन में। आज कई प्रकार से, जैसे उदयन की कथा बताने की उन्होंने बात कही, वो उदयन का चाणक्य खासकर प्रद्योत का काल, जब वो जेल तोड़ करके गए थे, उस काल से लगा करके विक्रमादित्य का, भोज का, हर काल के मामले में वाकणकर जी ने इतिहास में भी उतने आनंद के साथ अपने से बात करते करते भी जब सुनाते तो ऐसा लगता वो काल जीवंत तो हो गया। राजा भोज के काल की, उनकी अपनी युद्ध कला के दरमियान की सारी गाथाएं, तमाम प्रकार की बातें। सच में आज का ये दिन अद्भुत है, जब 30,000 साल पुराने और यूं तो लाखों साल पुराने ऐसे उत्खनन के इस बड़े क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया। वाकणकर जी ने महेश्वर, मंदसौर, नावदातोली, इंद्रगढ़, मनोटी, आवरा, कायथा, आजादनगर, इंदौर, दंगवाड़ा, रुनीजा, ऐसे कई जगह उत्खनन और अध्ययन का कार्य किया है। खास करके सरस्वती की नदी कोई मिथक नहीं है, एक वास्तविक नदी है, जिससे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्रों का संरक्षण करते हुए जो आज की घग्गर और हकरा नदी प्रणाली ही प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानी जाती। मैं मान के चलता हूं कि उनके भारत, यूरोप, अमेरिका में 4,000 से अधिक सेल चित्रों की खोज और अध्ययन करके जिस ढंग से उनने काम किया, और वो दौर है कि जब एक तरह से वैचारिक रूप से भी वो छिपाते नहीं थे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। और उस आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी जी ने उनको पद्मश्री अनाउंस किया। ये भी हमारे लिए उस दौर का, और दोनों दल कोई भी हो, लेकिन उनकी उस चुनौती के काल में भी, और वो घटना भी बड़ी जोरदार है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये भी स्मरण करना पड़ेगा कि जब प्रकाश चंद्र सेठी जी ने आके बताया, वो उज्जैन के थे, मुख्यमंत्री थे, कि वाकणकर जी आपको पद्मश्री मिली है, आपको दिल्ली पद्मश्री लेके जाना है, आना है आपको। तो लेने जाने के लिए जैसे वाकणकर जी का स्वभाव था कि मैं तो अपने गणवेश में जाऊंगा, हाफ पैंट पहन करके, उनको देना हो तो दे, नहीं देना हो तो मत दे। सेठी जी उलझन में पड़े कि ये कौन सा संकट है। अब जिस संघ पे प्रतिबंध लगा दिया, उसकी गणवेश पहन के आप पुरस्कार लेने जाओगे तो फिर वो देना कि नहीं देना।
लेकिन वाकणकर जी ने कहा उनकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो मत दो। बड़ी मुश्किल से वाकणकर जी इस बात के लिए सेठी जी ने उनको तैयार किया कि एक काम करो, संघ की टोपी लगा लो, बाकी का तो आप शुभ वेश पहन लो तो चलेगा, आप अपना, लेकिन टोपी चल जाएगी। वाकणकर जी का वो आग्रह, और वाकणकर जी ने वाकई संघ की काली टोपी लगा करके पद्मश्री ली। ये भी उस दौर में जब आपातकाल में हजारों लोग जेल में बंद है संघ के कारण से, लेकिन वाकणकर जी अपने विचारों के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। सच में उनकी जितनी बात करो उतना कम है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनके सम्मान में जहां भीम बेटका है, ये रातापानी अभयारण्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे करने का निर्णय किया है। हमें इस बात का आनंद है। हम इस तरह से उनके उस योगदान को स्मरण भी कर रहे हैं, और ये एक तरह से फॉरेस्ट के लिए भी उनका नाम गया। अभी जंगल वाले क्षेत्र में वाकणकर जी बचे थे, तो उनके कामों के आधार पर वो सब क्षेत्रों के साथ साथ वन विभाग में भी उनका काम का उल्लेख उनके नाम से जाना जाएगा। मैं मान के चलता हूं, आज जब मैं यशोधर मठपाल जी की बात करता हूं तो इनके